जय गुरु जोहार। मैं अमृता दत्ता, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज की इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो लेसन है वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये भी MG1 पेपर का MEP का ही एक टॉपिक है, लेक्चर नंबर 63। मैं आपको ये बता दूं कि जो ये PPT आप देख पाएंगे इसमें पूरी तरह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में नहीं है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम किस तरह से परत बाय परत चेंज हुई है उसके बारे में सिर्फ एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बता पाना संभव नहीं है। क्योंकि अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाए तो आप कुछ बिंदुओं को इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे मैंने इस फर्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे। लेकिन अगर भारतीय शिक्षा की बात की जाए तो ये परत दर परत बहुत बार अलग अलग तरीके से बदली है या सुधारी गई है। जैसे कि प्राचीन भारतीय इतिहास में शैक्षणिक व्यवस्था अलग थी, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अलग और आधुनिक भारत में अलग। तो मैं अभी जो आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी ये समकालीन भारतीय इतिहास में जो शैक्षणिक शिक्षा का बदलाव हुआ है उसके बारे में जानकारी दूंगी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट स्लाइड में मैंने इसमें भारत का शैक्षणिक इतिहास के बारे में लिखा है, साथ ही साथ इसमें स्वतंत्रता के बाद से भारत की शैक्षिक प्रणाली की संरचना के बारे में इसकी जानकारी आपको इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मिलेगी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की वर्तमान स्थिति के क्या कारण है इनके बारे में मैं कुछ आपको जानकारियां दूंगी। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दिया जाएगा। 1985 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1985 के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलेगी। एंड साथ ही साथ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हमारे यहाँ किस तरह से स्टार्ट हुई। हालांकि इसके बाद भी जो मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाऊंगी इसमें प्रोजेक्टर, पेन किस तरह से यूज होता है, प्रोजेक्टर कैसे, PPT हम लोग किस तरह से यूज करते हैं पढ़ाने के दौरान, ये सब नेक्स्ट PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब मैं बनाऊंगी तब मैं आपको उसके बारे में और उसकी डिटेल के बारे में बताऊंगी। लेकिन अभी मैं ये भी बता दूं कि जब भी इतिहास विषय में जब भी कोई सवाल आते हैं तो उसमें बहुत सारे चीजों का इतिहास की जानकारी है। जैसे इतिहास का ही मतलब है प्राचीन चीजों की जानकारी। तो अब तो मुझे लगता है कि जिस तरह का अभी सिचुएशन NEP में आया है, हम लोग प्रोजेक्टर से और साथ ही साथ गूगल मीट, जूम और साथ में आपका अभी जो मैं आप लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा अपने लेक्चर को डिलीवर कर रही हूँ, तो इसी तरह की स्थिति अब बन चुकी है। लेकिन फिर भी अगर इतिहास है और इतिहास में सवाल आएंगे तो आपकी परत दर परत किस तरह से चेन सिस्टम बनी है किसी भी नींव को रखने के लिए, इसके बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है। क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो अगर सवाल आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतिहास में प्राचीन भारतीय शिक्षण प्रणाली तो हम लोग पढ़ते ही आए हैं। यूनिवर्सिटीज के बारे में, नालंदा, विक्रमशिला, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानकारी रखते हैं। फिर अभी प्रेजेंट एरा में किस तरह से एजुकेशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया किस तरह से चेंज हुई या फिर इसकी रूपरेखा किस तरह से बदली, इसके बारे में भी जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। पहली बात तो यहाँ पर यह है कि भारत में ज्ञान देने की एक लंबी परंपरा रही है। जैसे गुरुकुल प्राचीन भारत में एक प्रकार का शिक्षण संस्थान थी जिसमें शिष्य छात्र उसी निवास में रहते थे जहाँ गुरु रहते थे। विश्व की सबसे प्रारंभिक विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली नालंदा थी। दुनिया भर के छात्र भारत की ज्ञान प्रणालियों की ओर आकर्षित हुए। ज्ञान प्रणाली की कई शाखाओं की उत्पत्ति भारत में हुई। प्राचीन भारत में शिक्षा को एक उच्च गुण माना जाता था। हालांकि आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि इनके जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इत्सिंग, हेनसांग, चाणक्य, ये ऐसे लोग हैं जो इस गुरुकुल प्रणाली के साक्ष्य छात्र रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक ऐसी प्रणाली थी जो अभी भी कहीं ना कहीं गांव में होती है और हम भी ज्यादातर श्रोता के हिसाब से चीजों को समझने में आसान पाते। तो मुझे लगता है कि ये इन सब चीजों की जानकारी आदिकाल से ही नहीं, अभी भी इन सब चीजों की जानकारी
हम लोग अपने स्टूडेंट्स को भी दे रहे हैं और छात्र भी इससे काफी प्रॉफिट पा रहे हैं। उस समय यूरोप में भी पुनर्जागरण और वैज्ञानिक चिंतन हुआ। वो भारत में नहीं हुआ, परंतु अंग्रेजों ने उस समय तक भारतीय मामलों पर नियंत्रण कर लिया था और विभिन्न एजेंडा स्थापित कर चुके थे। शिक्षा के मामले में ब्रिटिश भारत को अभी तक लंबा रास्ता तय करना रहा। वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली विकसित की जो आज भी भारत में उपयोग की जाती है। उन्होंने देश के पूर्व शिक्षा प्रणालियों को बदलने के लिए अंग्रेजी आधारित पद्धतियों का इस्तेमाल किया। हालांकि इन तरह के सवाल आते हैं कि अंग्रेज जब आए तो उन्होंने किस तरह से पूरी तरह से सिस्टम को और न्यू तरीके से लोगों के समक्ष लाने का प्रयास किया। तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको बोलने के लिए काफी कॉन्फिडेंट कर देगा। हर चीज एग्जाम्स में ही आए ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप डिबेट कर रहे हैं, आप किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, तो वहां पर आप किस तरह से बात करेंगे, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप देख के या सुन के समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्वतंत्रता के बाद से भारत की शैक्षिक प्रणाली की संरचना स्वतंत्रता के बाद कैसी रही है इसके बारे में। जैसे कि भारत में शिक्षा के 3 चरण रहे, बेसिक, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशंस, ठीक है, जो अभी आप लोग ले पा रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए। भारत के स्वतंत्र होने के बाद मौलिक अधिकारों में एक शिक्षा का अधिकार और जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा की अनुमति दी गई। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A आर्टिकल 21A द्वारा गारंटीकृत किया गया है। हालांकि बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो अभी भी आने हैं, उसे सुधार की बाकी है, लेकिन वो मुद्दा नहीं है इस पीपीटी का। अभी सिर्फ ये जानना है कि क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और सुधार के द्वारा क्या क्या और होनी बाकी है। सर्व शिक्षा अभियान SSA सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की आयु 14 से 18 वर्ष के बीच होती है। हालांकि कॉलेज के स्टूडेंट के लिए भी ये सारी बातों को जानना जरूरी है, क्योंकि ये भी आपके ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। साथ ही साथ आपसे ये पूछा भी जाता है कि जब NEP आई तो किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को थोड़ी थोड़ी चेंज की गई। तो ये ऑब्जेक्टिव भी है और ये आपके लिए बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस में भी इसको आपको ब्रीफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान को माध्यमिक शिक्षा तक विस्तारित किया। भारत में उच्च शिक्षा के 3 चरण, स्नातक, पारा स्नातक और स्नातकोत्तर, एमफिल और PhD। हालांकि अभी के जो लेटेस्ट न्यूज में देखने को मिल रहा है, एमफिल की गुणवत्ता को जांची जा रही है, लेकिन ये हमारा जांचने का विषय नहीं है हमारे लिए। PhD नेट, ये इनफैक्ट नेट इसलिए बोल रही हूँ, जब अगर आप प्रोफेसर्स के लिए इस फील्ड में आना चाहते हैं तो नेट की जरूरत है। एमफिल को अभी मान्य फिलहाल के लिए जितनी मेरी पढ़ाई हुई है, मैं जितना जानती हूँ कि एमफिल को अभी मान्य नहीं किया जा रहा है। बशर्ते ये सब चीजें आपको है और हो सकती है, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा एक सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है जो देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करता है। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान 2013 रूसा में ये सारी चीजों को बताया गया है कि एजुकेशन में किस तरह से आगे बढ़ना है। उच्च शिक्षा के लगभग 94% छात्र 369 राज्य विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, जबकि 6% से भी कम छात्र 150 केंद्र वित्त पोषित संस्थानों में पढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 में कहा गया है कि प्रमुख केंद्रीय संस्थानों के प्रति केंद्र के पूर्वाग्रह ने इन संस्थानों के लिए मुख्य रूप से वित्त पोषण को कम कर दिया है और इस प्रकार राज्य स्तर के संस्थानों की उपेक्षा की गई है। हालांकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको परत पढ़ने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें चेंज भी होगी, रिफॉर्म भी होगी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले बहुत अच्छी थी उसे और बेहतर की जाएगी, या फिर जो बिल्कुल बदतर स्थिति में थे उसे सुधारने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाएगा।
उच्च शिक्षा में राज्य का निवेश घट रहा था, इसलिए यूजीसी के राज्य सरकारों को दरकिनार करते हुए राज्य संस्थानों को सीधे धन जारी करने की प्रणाली भी राज्यों के लिए अलगाव की भावना पैदा करती थी। इसलिए रूसा ने इसे पूर्वाग्रह की ठीक करने की कोशिश की। इस योजना का उद्देश्य राज्य संस्थानों को उनके शासन और प्रदर्शन के संबंध में वित्त पोषण करना था। रूसा ने राज्य संस्थानों के प्रदर्शन में विधि और अच्छे के लिए नियामकों के काम करने के तरीके के बदलाव का परिणाम दिखाया है। राज्य उच्च शिक्षा परिषद SHEC ने मध्यम अवधि के राज्य परिप्रेक्ष्य योजनाएं बनाई। 2018 में कैबिनेट ने इस योजना को जारी रखने का फैसला किया। रूसा पर केंद्र द्वारा नई सिरे में फोकस तभी सफल होगा जब निष्पक्ष रूप से प्रकाशित किया जाएगा और राज्य SHEC की सलाह को मानने के लिए तैयार हो। हालांकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपने सिस्टम में बदलाव के लिए आएंगे, पर ये कोई भी चीज जब सुधरती है तो टाइम लगती है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता हर एक मुद्दों पर चीजों का नया सिरा बनेगा जिससे शैक्षणिक स्थिति हम लोगों की बेहतर हो सकी। द नेक्स्ट स्लाइड में है भारतीय शिक्षा के संविधान के शैक्षिक प्रावधान क्या है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि ये इतिहास का पेपर या इतिहास का चैप्टर नहीं है बल्कि पॉल साइंस हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप इतिहास की बात करें तो इसमें राजनीतिक शास्त्र, इकोनॉमिक, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ इससे जुड़ी हुई रहती है और चैप्टर जो भी रहे, अगर आपको हर एक मैटर की जानकारी अगर बेसिक से लेने हैं, क्योंकि हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का तो ज्ञान चिंतन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ किस तरह के आर्टिकल्स बने, प्रावधान बने, अनुच्छेद बने, इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर सवाल आए तो बहुत सारे सवाल इतिहास में चेंज करके आते हैं, जैसे कि मुझे याद है कि 2018 में एक यूपीएससी में मेन पेपर में क्वेश्चन आया था कि आप ये बताएं कि भारतीय शिक्षा प्राचीन भारतीय इतिहास से आधुनिक भारतीय इतिहास में किस तरह से चेंज हुई है। तो मुझे लगता है ये सवाल का जवाब, उस सवाल के जवाब में भी ये जवाब है कि अगर हम देखें तो भारतीय गुरुकुल पद्धति से लेके मध्यकालीन इतिहास को जोड़ के साथ में आधुनिक कालीन इतिहास को अगर जोड़ेंगे तो ये आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न एरा के एजुकेशन, संविधान, सिस्टम सारी चीजों को इंडिकेट करता है। तो हम लोग ये यहाँ पे स्लाइड में आते हैं कि भारतीय संविधान के शैक्षणिक प्रावधान क्या रहे हैं या है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 में कहा गया है कि सरकार को संविधान की स्थापना के 10 वर्षों के भीतर 14 वर्ष के आयु तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। किंतु इसके साकार नहीं होने पर 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 21A आर्टिकल 21A को अधिनियमित किया। एक मार्गदर्शक सिद्धांत होने के बजाय इसके बुनियादी शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया। अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 में अब 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा शामिल रही। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्नलिखित मापदंड स्थापित किए गए। अनुच्छेद 21A आर्टिकल 21A को लागू करने के लिए संसद ने शिक्षा अधिनियम अधिकार को पारित किया। हालांकि ऐसी बहुत सारे अधिकार हैं जो बच्चों के लिए पारित किए गए हैं, तो इनकी भी बारे में जानकारी होनी जरूरी है, पर जितनी मैं इस पीपीटी के माध्यम से आपको बता पा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से 100% नॉलेज है, पर मैं ये जरूर बताऊंगी कि आपको इतनी जानकारी मिल पाएगी कि आप इसे अपने डिबेट, डिस्कशन और बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। इस अधिनियम ने सर्व शिक्षा अभियान SSA को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनी समर्थन प्रदान किया। सामाजिक सुरक्षा प्रशासन सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन SSA एक संघीय कार्यक्रम है जो प्राथमिक शिक्षा के समयबद्ध सार्वभौमिकरण और आश्वासन देता है। यह 2000 से 2011 से चालू है। इनफैक्ट ये भी बोला जा सकता है ये 2001 से चालू है।
जैसा कि पहले कहा गया था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लागू किया। कई आयोगों ने पूरे औपनिवेशिक काल में भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव रखी, जिसमें मैकाले, मिनेट और वुड डिस्पैच, साथ ही सैडलर आयोग और 1904 की भारतीय शिक्षा नीति शामिल है। मैं आपको ये बता दूं कि कुछ ऐसे राधाकृष्णन ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाए जिसका गठन 1948 से 49 रही है। इसमें भी स्कॉलरशिप के प्रावधान रही है। इनफैक्ट ये एक ऐसा शिक्षा आयोग है, राधाकृष्णन कमेटी, जिसमें आप रिसर्च जब करते हैं तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। एक कमेटी है ICHR, जिससे अच्छे खासे फंड मिलती है रिसर्च के लिए, PhD के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा संस्थान है। सरकार ने हम लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे संस्थान बनाए हैं जिससे एजुकेशन हम लोग अच्छे से ले पाए, बशर्ते हम लोग की इसकी जानकारी हो। और जानकारी के लिए हम लोग को खुद अग्रसर रहना पड़ेगा। सरकार कानून बनाते हैं, हम लोगों के सामने में रखते हैं, लेकिन हम लोगों को उसमें जागरूक होना है कि हम लोग उससे कितना प्रॉफिट ले पाए। इसने स्वतंत्र भारत की शिक्षा प्रणाली को नवगठित सप्रभु राष्ट्र की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुकूल बनाने के लिए आकार दिया। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली के मूल प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। प्रारंभ में भारतीय शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के हितों को प्राप्त करने पर केंद्रित थी। उदाहरण के लिए मैकालेवाद ने शिक्षा के माध्यम से देसी संस्कृति को ब्रिटिश संस्कृति के साथ जानबूझकर बदलने पर जोर दिया। इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि आयोग के अनुसार स्वतंत्र भारत में शिक्षा प्रणाली निम्नलिखित मूल्यों पर आधारित है, जैसे कि ज्ञान और बुद्धि दोनों की बहुमूल्य वस्तुएं हैं, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्य, उच्च जीवन आदर्शों के लिए प्रशंसा यानी कि नेतृत्व विकास पर कोठारी आयोग। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोठारी आयोग ही क्या थी, जिसके बारे में मैं थोड़ी सी आप लोगों को बता देना चाहूंगी। कोठारी आयोग के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली की स्थापना हुई थी। नेतृत्व विकास पर कोठारी आयोग द्वारा निम्नलिखित विचार प्रस्तावित किए गए थे। शिक्षा प्रणाली के मानकीकरण के लिए 10+2+3 पैटर्न का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। शिक्षा में कार्य अनुभव, सामुदायिक भागीदारी और राष्ट्र सेवा को शामिल करने के महत्व पर बल दिया गया। कई स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों से जोड़ा जाना चाहिए था और साथ ही साथ राष्ट्र और सामाजिक एकता प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलना चाहिए था। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अनगिनत बिंदु हैं, मैं जितना हो पाया मैं कोशिश की हूँ इसमें डालने, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे बिंदुएं हैं। 1985 तक शिक्षा खर्च सकल घरेलू उत्पाद के 2.9% से बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 6% हो गया था। आयोग के अनुसार एक कानूनी निषेध की आवश्यकता रही का छात्रों को सामाजिक या धार्मिक मतभेदों के आधार पर पड़ोस के स्कूलों में विभाजित नहीं किया जाता है। शिक्षा की एक प्रणाली जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दोनों शामिल है। भारतीय शिक्षा सेवा अस्तित्व में आई। इस समिति के परिणामों ने 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने भारतीय शिक्षा प्रणाली के भविष्य के विकास की नींव रखी। ऐसी अनगिनत और चीजें हैं जिनके बारे में आपको मैं नेक्स्ट और PPT बनाऊंगी, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसने सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के साथ साथ राष्ट्रीय एकीकरण में सुधार के लिए कट्टरपंथी सुधार और शैक्षिक अवसरों के बराबरी का आह्वान किया। इसने शिक्षा पर सरकार के खर्च को GDP के 5% से बढ़ाकर 6% कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा अधिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम थे। 3 भाषाओं का सूत्र इस प्रकार रहा। प्रारंभ में मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हिंदी भाषी राज्यों के लिए आधुनिक भारतीय भाषा दूसरी भाषा होनी चाहिए। यदि राज्य हिंदी नहीं
बोलते हैं तो अंग्रेजी या हिंदी का उपयोग किया जाना चाहिए। हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी दोनों क्षेत्रों के लिए तीसरी भाषा अंग्रेजी का आधुनिक भारतीय भाषा हो सकती है। सभी भारतीयों के लिए एक आम भाषा बनाने के लिए सभी राज्यों में हिंदी को बढ़ावा दिया गया है। हालांकि ऐसी बहुत सारे अनगिनत इसमें और बातें हैं जो आप और अलग पीपीटी में भी देख पाएंगे। नेक्स्ट पीपीटी नेक्स्ट स्लाइड में है 1985 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसका मिशन शिक्षा में असमानताओं को दूर करना और समाज के सभी सदस्यों विशेषकर हाशिए पर रहने वालों को समान शैक्षिक अवसर देना है। देश भर में प्राथमिक विद्यालयों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था। इस नीति के द्वारा ही इग्नो की स्थापना हुई थी। गांधी के दर्शन के आधार पर ग्रामीण विश्वविद्यालय रूरल यूनिवर्सिटी दृष्टिकोण अपनाया गया था। यह ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक केंद्र द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है जिसे 1987 में शुरू किया गया था। इसका प्रमुख लक्ष्य देश के सभी प्राथमिक स्कूलों को न्यूनतम आवश्यक सेवाएं प्रदान करना था। योजना का उद्देश्य प्राथमिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को उनकी शिक्षा में सुधार के लिए अपेक्षित संस्थागत उपकरण एवं शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में सुधार के लिए किए गए उपाय काफी रहे। राज्य सरकारें टूटे हुए उपकरणों को बदलने का प्रावधान करेंगी। छात्राओं के प्रतिकरण और नामांकन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए नियुक्त शिक्षकों में कम से कम 50% महिलाएं होंगी। शिक्षकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मदद से शिक्षकों को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षण सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। मैं आपको अभी भी इन सब चीजों के बारे में बताने के अलावा भी मैं बताऊं कि ये कंप्लीट पीपीटी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसी बहुत सारी अनगिनत एजुकेशन पॉलिसीज और साथ ही साथ हम लोगों की जो पढ़ाई है वह वैदिक काल से हुई है। हम लोगों के ऐसी वैदिक, उत्तर वैदिक, मौर्योत्तर, गुप्तोत्तर बहुत सारे ऐसे चरण हुए हैं जिसमें एजुकेशन सिस्टम रहा है। तो मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट जो मेरी पीपीटी बने या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बनाऊं वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही रहे, लेकिन मैं उसमें प्राचीन भारतीय एजुकेशन सिस्टम के या प्राचीन भारतीय एजुकेशन व्यवस्था किस तरह से थी, शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में मैं कोशिश करूंगी और जानकारी देने की। तो आज के इस पीपीटी में आपको मैं इतना ही बता पाई। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट पीपीटी में इसी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को और कंटिन्यू कर पाऊं। धन्यवाद। जय गुरु।